बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल फोरम में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान के मादनी मसाइल। नाजरीन, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 मादनी शोबे के लिए एक इनकलाबी इकदाम है। SIFC की मुआवनत से हुकूमत की मौसर हिकमत अमली मादनी वसाइल को बुरे कार लाकर मुआशी इस्तेकाम के असूल के लिए जारी है। नाजरीन, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में इस फोरम का क्या किरदार हो सकता है, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल हन्नान साहब, जो जियो साइंटिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के फैकल्टी मेंबर हैं। तो आइए नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हन्नान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फवाद साहब अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। थैंक यू। हन्नान साहब, ये बताएं कि हम आज से कुछ साल अगर बैक जाएं तो हम एक लफ्ज़ सुनते थे रेकोडिक, बैरिक गोल्ड, फिर ये पसे पर्दा चला गया लफ्ज़। अब इसकी गूंज दोबारा मीडिया पे नज़र आ रही है कि रेकोडिक और बैरिक गोल्ड, ये क्या है रेकोडिक और बैरिक गोल्ड? इसकी गूंज तो हमने आज से 10 साल पहले भी सुनी थी। ये बहुत अच्छा सवाल है और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। बैरिक गोल्ड और रिकोडिक की कहानी स्टार्ट होती है 1968 से, और 1968 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट चागी में, चागी के पहाड़ों में इस कॉपर के गोल्ड प्रोजेक्ट प्रॉस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी BHP, वो पाकिस्तान में आई और उन्होंने तकरीबन 99 तक काम किया, ड्रिलिंग किया, और उन्होंने इस प्रॉस्पेक्ट को डिस्कवर किया डिस्ट्रिक्ट चागी में। और उसके बाद एक और कंपनी है मिनकोर, फिर TCCI टैथियन कॉपर कंपनी, जिन्होंने 2010 तक यहाँ की पूरी फिजिबिलिटी बनाई 10 सालों में। फिर अनफॉर्चुनेटली वो एक केस हुआ, इंटरनेशनल लॉ फर्म में गया, और उसके बाद 2020 में वो केस रिजॉल्व हुआ। तो बेसिकली जब केस विन हुआ तो उसमें कैनेडियन फर्म है बैरिक गोल्ड, ठीक है। इन्होंने केस, ये बेसिकली पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट चागी में एक एरिया है रिकोडिक का, ठीक है, और वहाँ पे कॉपर गोल्ड के प्रोजेक्ट है। अच्छा। और ये तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर का एक लीज एरिया है जहाँ पे बैरिक गोल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा। और रिकोडिक पाकिस्तान का, आपको बताता चलूँ कि दुनिया में 5वां बड़ा अंडर डेवलप प्रोजेक्ट है कॉपर का, अच्छा, बहुत बड़ा ज़खायर है। ठीक है। तो बैरिक गोल्ड अब क्या करेगा कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और तकरीबन $12 बिलियन वो इनिशियली इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और ये इस प्रोजेक्ट की जो माइनिंग है वो तकरीबन स्टार्ट होगी 2028 में, ठीक है, और 2035 तक इसका फर्स्ट फेज मुकम्मल होगा। ठीक है। देन 2035 से नेक्स्ट 28 साल के लिए ये इसका सेकंड फेज जाएगा। ठीक हो गया। हन्नान, ये बताएं कि 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में एक SIFC के ज़ेरे एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस का एहतमाम क्यों किया गया है, इसका क्या मकसद है, और इसका रेकोडिक और बैरिक गोल्ड से क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025, ठीक है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मादनियात के शोबे में एक ऐसा अमल है जिसको बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है। इस इवेंट को हम अब फोरम से बढ़ के इसको हम कहेंगे एक ये ऐसा प्रोग्राम था जिसने पाकिस्तान के मादनी वसाइल को रिवैम्प कर दिया, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बताता चलूँ कि पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, पहला इसका जो इवेंट हुआ था जून 2023 में हुआ था, पाकिस्तान मिनरल समिट के नाम से। ठीक है। ये किधर हुआ था? ये हुआ था सरीना होटल इस्लामाबाद में, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस वक्त के जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारे एक्सेलेंसी आर्मी चीफ साहब और हमारे बहुत से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारों ने इसको मुनक़्क़द किया था। ठीक है। और इन 2 साल के अरसे में मैंने, मेरी फील्ड है जियो साइंसिस है, तो मैंने विटनेस किया कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। इन 2 सालों का जो एक स्मॉल फ्रूट है वो आपको ये पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की मद में मिला। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो है ये सुनता आ रहा है कि ये एक इवेंट होने जा रहा है, और अब ये इवेंट हो गया है तो इसके क्या बेनिफिट थे। सो इस इवेंट में हुआ ये है कि इसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक के एम्बेसडर्स आए हैं। ठीक है। तकरीबन 5000 के करीब अटेंडीज़ आए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है। और 300 के करीब फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं,
और तकरीबन इसमें 50 के करीब इंटरनेशनल एंड लोकल एग्जीबिटर थे जिन्होंने मादनियात को एग्जिबिट किया। ठीक है। तो इस 2 रोज़ा इवेंट में ये हुआ कि पाकिस्तान के कुदरती ख़जाने कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, एजे के गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, यहाँ पे हमारे मादी वसाइल कौन कौन से और हम उसको कैसे बुरे कार ला सकते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ बहुत अच्छे तकरीबन 16 के करीब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं। इसमें आपको अगर मैं ममालिक बताऊँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, डेनमार्क और बहुत से ममालिक के साथ हमारे एमओयू साइन हुए हैं। वो इन्वेस्ट करेंगे और जब भी दुनिया में, आपको बताता चलूँ, ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं दुनिया में, लाइक सबसे बड़ा इवेंट होता है साउथ अफ्रीका में माइनिंग इन डाबा, ठीक है, जिसमें तकरीबन अब ये जून में होगा तो 125 ममालिक शिरकत करेंगे। इसी तरह का इवेंट होता है कनाडा के अंदर PDAC के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में एमरक के नाम से। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आती है और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है कि जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके साथ छोटे ग्रुप्स को भी सीखने का मौका मिलता है। तो इन 2 दिन के इवेंट ने पाकिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज में एक नई राहें खोली हैं और हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। ये हनान, ये 2025 में इस इवेंट को जो अहमियत मिली है, मेरा ख्याल है कि उसके पसे पर्दा हकायक ही आपने बताए हैं कि मतलब पूरी दुनिया से जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स के अंदर आके अपना इंटरेस्ट शो करवाया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा ख्याल है बल्कि तैयार नहीं कि इन्वेस्टमेंट हो चुकी है या अभी होनी है? हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, काम स्टार्ट है इसमें। क्योंकि इसमें बताता चलूं कि इसमें जो बेरी गोल्ड है, बेरी गोल्ड ने अब उन्होंने जो काम किया, उन्होंने सबसे पहले लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, लोगों को ट्रेन किया, बहुत से ममालिक में ट्रेनिंग के लिए भेजा, फिजिबिलिटी स्टडी बन चुकी है, अब तो डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। और इसके साथ हमारे लोकल कुछ फर्म्स हैं, लोकल हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारे हैं जो कि माइनिंग को कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। ठीक हो गया। अच्छा हनान, हम जब अपने एकेडमिक कैरियर में थे, स्कूल लाइफ में थे, तो हम अपनी माशरती उलूम की हमारी यह किताब होती थी तो वो बड़ी आसान होती थी और उसको जो हमारे साथी कराम थे वो हमें कहते थे आप खड़े हो जो फवाद कौन बच्चा पढ़ेगा, तो मैं हाथ खड़ा किया करता था। तो वो जनाब दोपहर का टाइम होना, लास्ट पीरियड हमारा वो माशरती उलूम का होता था, तो उसमें ना ये मादनी वसाइल के बारे में लिखा होता था कि पाकिस्तान में सतह मुर्तफा पोठोहार है, यहाँ पे कोयला पड़ा है, यहाँ पे ख्योड़ा माइन है, नमक पड़ा है, गुलाबी नमक निकलता है। तो बड़ा दिमाग ना उस वक़्त वो चला जाना इन चीज़ों में। तो ये जो मादनी वसाइल से पाकिस्तान के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है, ये बताएं कि ये माला माल तो है, ये मादनी वसाइल हमारे कहाँ कहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इन खजानों को छुपाया हुआ है, कहाँ कहाँ पे इन पे काम जो है वो अब शुरू हो गया और ये कहाँ पे पड़े हैं जहाँ पे काम अभी शुरू नहीं हुआ? पाकिस्तान का जो तकरीबन पूरा हिस्सा है, आपको अगर हम बलूचिस्तान से स्टार्ट करते हैं, जियोलॉजिकली बलूचिस्तान हमारी एक कॉपर बेल्ट है, ठीक है, जहाँ पे मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज में कॉपर है, गोल्ड है, मोलिब्डेनम है, लेड है, जिंक है, फिर आजकल आप सुन रहे हैं लोग लिथियम की बात कर रहे हैं। हाँ, लिथियम बैटरी भी आ रही है, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो जंगी सामान में मिसाइल टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट में, हमारी जितने भी लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। फिर सबसे जो नया काम है क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, अच्छा, ये सारी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमारा पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है, मार्बल इंडस्ट्री है, चित्राल की पूरी बेल्ट, गोल्ड, कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, रेयर अर्थ एलिमेंट। फिर जब हम गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको जेमस्टोन कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के रूबी, सफ़ायर, एक्वामरीन, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है। इस तरह जब हम पंजाब में आते हैं, पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा जो सॉल्ट का डिपॉजिट है, ख्योड़ा सॉल्ट, ये खाली ख्योड़ा में नहीं है, ये तकरीबन 180 किलोमीटर लॉन्ग पूरी सॉल्ट रेंज है जिसमें डिफरेंट जगह पे कायदाबाद में, कालाबाग में, ख्योड़ा में सॉल्ट माइनिंग हो रही है और भी बहुत से एरियाज है जहाँ पे सॉल्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास बहुत बड़ी लाइमस्टोन की बेल्ट पड़ी है जो कि हमारे किसी भी मुल्क की तरक्की में सीमेंट फैक्टर का बहुत रोल होता है। सिंध की तरफ मूव करते तो हमारे पास बहुत बड़ा थर्ड कोल का डिपॉजिट है। ठीक है।
तो पाकिस्तान के बहुत जो जियोलॉजिकली बहुत से मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपके सवाल का जो दूसरा पॉइंट था कि इसको हम एक्सप्लॉइट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मादनियात के शोबे में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चाहिए। पाकिस्तान बेसिकली जो एक चीज़ डेवलप हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि 1952 में सुई से जो पहली गैस निकली उसके बाद एक बहुत ये डिपार्टमेंट बहुत ग्रो कर गया। तो मादनियात में बड़ी देर से आए, लेकिन ये खुशाइन है, देर आए दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया मादनी वसाइल को, अपने मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रही है, और दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के इदारों ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ, ग्लोबल म्यूचुअल कोलिब्रेशन के साथ इस ज्वाइंट वेंचर को करें। और आपको बताता चलूं कि हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तकरीबन 16 MOU साइन किए हैं इंटरनेशनल फर्म के साथ। तो ये एक बड़ी अच्छी उसी कॉन्फ्रेंस में 8-9 अप्रैल को जो हुई, उसी कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 16 MOU साइन हुए हैं, जो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, कोई प्रोसेसिंग से है, कोई रिफाइनरी से रिलेटेड है, कोई जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी है। ये हनान बड़ी खुशाइन बात है कि ये एक पॉजिटिव जो है, ये जो वे के ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और हम तेज़ी से आगे बढ़ें। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम अक्सर सुनते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान ख़त्म होने लगा है, कुछ नहीं बचा, वो श्रीलंका दिवालिया हो गया, फलाना मुल्क, टमकाना मुल्क, इस तरह की बहुत बातें थी। तो वो मेरे ख्याल में वो बातें ही थी। अगर हमने दिवालिया होना होता तो 2-2.5 साल गुजर गए। अब तो प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपको एक अफरा तफरी नज़र नहीं आ रही। कीमतें, बिजली की कीमत देख लें, वो भी नीचे आ गई, चीज़ें कंट्रोल में हैं। अच्छा, ये हनान ये बताएं कि ये जो मादनी वसाइल हैं, इनका जो रेवेन्यू है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कब शामिल होना शुरू हो जाएगा, और इसके जो समरात हैं वो अवाम तक किस शक्ल में पहुंचेंगे, और कितना रेवेन्यू हमें इन माइंस एंड मिनरल्स से जो है वो हासिल होगा? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है फवाद साहब, क्योंकि मादनी वसाइल का जो रेवेन्यू है, देखें ये एक साइकिल है, जो कि जब हमने मिलियन एंड बिलियन की बात करनी होती है तो मादनियात का एक, आपको टेक्निकली बताता चलूँ, ये एक लॉन्ग साइकिल होता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है मादनियात को ढूंढना। क्योंकि ये नहीं होता कि हम बलूचिस्तान के पहाड़ों में आप कल चले जाए आपको कॉपर मिल जाए, कॉपर ज़रात की फॉर्म में होता है। कॉपर तो मिल जाता है, लेकिन जो वो कॉपर जो कि माइनेबल है, जो कि एक बिजनेस देगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें जियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, जियोफिजिक्स होती है, जियोकेमिस्ट्री का रोल है, प्रॉपर ड्रिलिंग होती है, उसके बाद मॉडल होता है, क्योंकि माइनिंग इज़ इकोनॉमिक्स, माइनिंग एक इकोनॉमिक्स है, तो इसकी पूरी स्टडी होती है, ये फेज़ है, और इसमें 5 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब बेरिक गोल्ड के, अगर आपको रिकॉर्ड की एग्जांपल देता हूँ, हम उसमें कुछ फिगर कोट कर सकते हैं। 2028 में ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और फर्स्ट फेज 2035 में खत्म होगा, 7 सालों का। नेक्स्ट 28 साल के बाद ये प्रोजेक्ट चलेगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि व्यूअर्स के दिमाग में एक सवाल आता है, ये जो आपने 2028 की बात की है कि ये 2028 में स्टार्ट होगा, क्या इस वक्त जो है रेकॉर्डिंग के ऊपर काम तो हो रहा है ना? हाँ, मैं अभी 2028 में उसके समरात मिलना शुरू होंगे। हाँ, 2028 में प्रॉपर माइनिंग स्टार्ट होगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त देखें, पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मॉडल है ना, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखिए खाली ये नहीं होता कि पैसा कमाना, सबसे पहले का माइनिंग में है लोकल को फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। खाली बेरिक गोल्ड ने बलूचिस्तान में 7,500 जॉब्स दी हैं, खाली जॉब, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग के लिए, माइनिंग इंजीनियर्स को, जियोलॉजिस्ट को, टेक्निकल लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, चिली में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। और आपको बताऊं, बेरिक गोल्ड में 80% जो अमला होगा वो पाकिस्तान का होगा, बलूचिस्तान के लोग। बहुत अच्छी आपने बात बताई इसमें। और इसमें जो रेवेन्यू आएगा, जो आपने इकोनॉमिक्स का पूछा था, तकरीबन 37 साल के साइकिल में $73 बिलियन, ये इससे रेवेन्यू जिसका 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर है। और अभी बेरिक गोल्ड ने जो अपना लीज एरिया, इसमें से 15 पॉकेट्स हैं, ठीक है, 5 को डेवलप कर रहे हैं, अभी 10 रहती हैं, अभी 10 रिमेनिंग है। और इसी लीज के साथ और बहुत सी एरियाज हैं जिसमें हमारे पाकिस्तान की FWO, मीडो, माड़ी एनर्जीज,
NRL और बहुत सी कंपनीज ने लीजेस ली हैं जो कि फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अभी तो बलूचिस्तान ये लोकल कंपनीज हैं, ये जो आपने बताई, ये लोकल कंपनीज है, ये फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं, ज्वाइंट वेंचर कर रही, जिसमें फातिमा ग्रुप है और ये लकी सीमेंट है, लिबर्टी मिल्स है, इनका एक कंसोर्शियम है NRL, नेशनल रिसोर्स लिमिटेड। और आपको खुशखबरी दूं कि इन्होंने 8 अप्रैल को अनाउंस किया कि उन्होंने कॉपर की रिकोडिक के साथ एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। अच्छा, तो अगर ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, अभी BHP ऑस्ट्रेलिया ने आना है, रियो टिंटो हमारा जो नेबर कंट्री सऊदी अरेबिया, उनका एक ग्रुप है सऊदी मादन, तो उनके 15% शेयर है। तो अगर ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और ये अगर बैरिक की एक आपको मैंने फिगर कोट की है, तो ऐसे अगर 3-4 प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, इस तरह सॉल्ट के केस में ग्लोबल सॉल्ट की मार्केट है, उसका रेवेन्यू $12.3 बिलियन। अच्छा, तो हम अगर अपने सॉल्ट को जो जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं उसको प्रॉपर एक्सपोर्ट करें तो हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको कम्पीट कर सकते हैं और इस मार्केट का पार्ट बन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हनान, ये बताएं कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, सबसे ज़्यादा जो उनको ख़तरा होता है ना, उनकी इन्वेस्टमेंट के तहफ़्फ़ुज़ का होता है कि वो आ गए। और पहले भी हमने सुना कि गुज़िश्ता पिछली दिहाई में देखा जाए तो बहुत सी कंपनीज आईं और अखबारात की जीनत बनी, फिर एकदम वो सारे का सारा जो था ठप हो गया। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी भी इशू है बहुत बड़ा, तो उनको मेन कंसर्न सिक्योरिटी से होता है। तो ये बताएं कि ये इस इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम करने के लिए कोई इक़दाम उठाया? हाँ, ये सबसे बड़ा रोल ये है। जब भी देखें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन कंपनीज आती हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि उनकी इस इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं और बाकी पोर्टफोलियोज क्या हैं। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है SIFC, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्ट मुतारिफ करवाया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन एक्ट 2022, FIPPA। हाँ बिल्कुल, 2022 एक्ट है। इस एक्ट के तहत जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको फ्री इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टैक्स के अंदर छूट दी जाएगी, उनको फ्लेक्सिबल मौके प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी, क्योंकि पूरी दुनिया में फवाद साहब जहाँ पे भी माइनिंग होती है वहाँ पे लोकल रेगुलेटरी बॉडी होती हैं जो कि मेक श्योर करती है इस तरह के इन्वेस्टमेंट को। अब पाकिस्तान उन ममालिक को कम्पीट तो नहीं कर सकता, लेकिन SIFC का बनना एक खुशाइन बात है। और इसी सवाल के साथ आपको बताता जो पाकिस्तान में जो मादनियात है ना, ये प्रोविंशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है। ये मतलब आफ्टर 18 अमेंडमेंट। सो पहले ये होता था कि एक फॉरेन कंपनी या लोकल कंपनी आ रही, वो प्रोविंसेस को लिखेंगे, प्रोविंसेस के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आएंगे। तो SIFC ने जो एक किरदार अदा किया कि इन तमाम इन्वेस्टर्स को, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आए, वन विंडो ऑपरेशन। यू राइट एन ईमेल, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स डन। तो ये बड़ा खुशाइन बात है। ठीक है। और इसमें जो पाकिस्तान मिनरल पॉलिसी है वो एक ऐसी पॉलिसी है 2023 जिसको हम दुनिया में किसी भी मिनरल पॉलिसी के साथ पैरेलल अकोमोडेट कर सकते हैं। तो SIFC ने 2023-24 में पाकिस्तान की जो मिनरल पॉलिसी उसको हार्मोनाइज कर दिया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके। उनकी भी जो जाहिर बात उनकी भी गुजारिशात थी, उनके भी जो प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स है उनको फैसिलिटेट करके हार्मोनाइज कर दिए। तो दिस इज अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आपको बताऊं SIFC जून 2023 में बना है। अच्छा, और जो इस वक्त PMIF की बात हो रही है, ये 2 साल का एक फीडबैक है कि हाउ दिस फैसिलिटेशन काउंसिल ब्रिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें खाली मादनियात नहीं है, इसमें IT है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें मादनियात है, इसमें और बहुत से साथ हेल्थ का डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया। हनान, ये बताएं कि जब फॉरेन कंपनीज जो है ये पाकिस्तान में काम, जैसे आपने बताया कि तेज़ी के साथ शुरू हो गया है, तो इसमें जो हमारी एक तो ये बताएं कि कोई इस तरह की कोई एग्रीमेंट्स के अंदर कोई पॉलिसी तो नहीं है, कोई शिक तो नहीं रखी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो जो है इस काम उनके साथ अटैच नहीं हो सकती, या कोई भी बंदा उनके साथ जो है वो सारे का सारा जो लोग हैं वो बाहर से आएंगे। जो हमारे यहाँ पे लोकल बच्चे जो है, हमारी यूथ जो है, अगर वो माइनिंग के अंदर माहिर अर्जियात कोई बनता है, कोई जियोलॉजिस्ट बनता है, ठीक है, तो उसको भी जॉब्स के मौके मिलेंगे उधर? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। इसमें आपको मैं कोट करता जाऊं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल है उसमें सबसे बड़ा होता है कि CRS, कि हमारे पास जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दी जाती है। सबसे पहले लोकल को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि तकरीबन 200 के करीब ट्रेनिंग कोर्सेज मुतारफ़ कराए हैं, जिसमें माइनिंग है, मार्बल क्वेरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ड्रिलिंग है,
ये जेमस्टोन से यानी कि रोजगार के मौके पैदा होंगे बहुत बहुत पैदा होंगे। और इसमें ये फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, बहुत से टेक्निकल कोर्सेज है। और ये पहली दफा हो रहा है कि नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर कैंडिडेट $1200 इंटरनेशनल फर्म को पे करेगी फॉर देयर सर्टिफिकेशन। और इसमें लोकल्स भी शामिल हो सकते हैं, ऐसे नहीं है, हमारी लोकल बहुत सी फर्म्स हैं जिनको जो कि इस कंसोर्शियम का पार्ट बनेंगी, जिसमें आपको बताता जाऊं पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC है, PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड GHPL। तो इनके इश्तराक से कंपनी बनी है PMPL। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो मैंने अभी आपको NRL का बताया, तो NRL ने इटसेल्फ इन्वेस्टमेंट की है, फिर हमारे जो गवर्नमेंट इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो ये लोग सारे मिल के काम कर रहे हैं। हनान ये बताएं कि ये जो 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो MOU साइन हुए हैं कंपनीज के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ, इससे हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तान में जो मादनियात है, ये हमारे 5 माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, पंजाब का, KP का, बलोचिस्तान का, GB का। फेडरल लेवल पे भी आई है? फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम में DG मिनरल विंग है जो इन पॉलिसी को इनको डील करता है। तो इसमें हमारे जो लोकल इदारे हैं, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है जिसको GSP कहते हैं, ठीक है, इस तरह प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इस तरह OGDCL, उनके ये जो 3 ऑयल कंपनीज आपको मैंने नाम बताए हैं, OGDCL, PPL एंड GHPL, ये मेजर फेडरल गवर्नमेंट का शेयर होल्डर इन्वेस्टर है, क्योंकि जो बेरी गोल्ड का 50% शेयर है, उसमें से 25% शेयर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, जिसमें 10% फ्री ट्रेड है और 15% इक्विटी है कि वो इन्वेस्ट करके उस शेयर को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। जो 25% शेयर है फेडरल गवर्नमेंट का, इसमें 3 कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करेंगी विद द बेरी गोल्ड, जिसमें OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और हमारे साथ GHPL। ठीक है, तो ये इन्वेस्ट करेंगे। एक तो ये इनके मौके हैं, तो यानी कि 50% जो है वो ये बाहर की कंपनी को जाएगा। बाहर नहीं, आपको बताता चलूं कि जो बेरी गोल्ड इन्वेस्ट कर रहा है वो 56% कर रहा है। अच्छा, 56% पे एग्रीमेंट हुआ है, MOU साइन हुआ है, और वो जो ले रहा है वो 38% ले रहा है, क्योंकि वो 12% स्टिल वो लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रहे हैं। जाहिर है जब वो जाएंगे तो वो बिल्डिंग को उठा के तो नहीं जा सकते, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है। सबसे जरूरी जो देखें पहले कभी नहीं हुआ कि टेक्निकल लोगों को ट्रेन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो पहले नहीं हुआ। और हम इसी में आपको बताता चलूं कि जो MOU साइन हुए हैं कोई रशिया के साथ, चाइना के साथ, डेनमार्क के साथ और बहुत से ममालिक के साथ, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, कुछ मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, कुछ प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, इस तरह के मुआहदे ये तय हुए हैं। ठीक हो गया। तो अदनान, आप माशाल्लाह 18 साल से आप जो हैं वो जियो साइंटिस्ट हैं, माहिर अर्जियात के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में खिदमात हैं, बल्कि मुख्तलिफ इदारों में आप लेक्चर भी देते रहे। तो ये बताएं कि ये जो मादनियात होती हैं इनको निकाला कैसे जाता है? मतलब ये इसकी जो प्रोसेसिंग है, एक तो आपने बताया कि ड्रिलिंग, मेरा ख्याल है कि इसमें ड्रिलिंग सबसे अहम होती है कि खुदाई होगी तो नीचे आपको पता लगे ना कि क्या है। अब अगर उन्होंने वो ये टेस्ट कर लिया, मतलब एक ड्रिल किया, वो 10 इंच का सुराख है या 2 मीटर का डाया, जितना भी आप समझते हैं बेहतर, उसके बाद ये जो पहाड़ का पीस निकला है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है इसका, कि ये वो जो मिनरल्स हैं वो एक साइड पे हो जाएं और वो जो आपका जो है रफ मटेरियल है वो साइड पे हो जाए, इसका क्या प्रोसेस होता है? जी, आपको मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। माइनिंग साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट जो जुज़्व होता है ना, इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे होता है पहले एक्सप्लोरेशन। अच्छा, एक्सप्लोर करना, ये जगह के ऊपर ये पेट्रोल निकल आया यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है। एक्सप्लोरेशन के बाद होता है प्रोस्पेक्शन, ठीक है, फिर डेवलपमेंट, फिर उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। अब जो एक्सप्लोरेशन का फेज है, सबसे पहले होता है कि हम जियोलॉजिकली ये देखते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से जियोलॉजिकल सेटिंग्स है जहाँ पे मादनियात हो सकती हैं, ठीक है। अब लाहौर में हम ये
कहें जी यहाँ पे सोना निकला, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जियोलॉजिकली कुछ लोकेलिटीज होती हैं जहाँ पे ये मेटेलिक मिनरल्स हो सकती हैं या सॉल्ट कहीं, और हम उन एरियाज को हाईलाइट कर लेते हैं। हमने पाकिस्तान को तकरीबन 9 बड़े टेक्टोनिक जोन्स में डिवाइड कर दिए। जैसे जलजले भी आते हैं, हम कहते हैं कि मखसूस जगहों पे जलजले आते हैं। अब इन जोन्स में हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे फील्ड में जाते हैं, 3-3, 4-4, 6-6 माह हम सैंपल इकट्ठे करते हैं। उन सैंपल को लैब में लाकर टेस्ट करते हैं कि वो क्या, उसमें कौन से मिनरल आ रही हैं। और ये इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जो पाकिस्तान में है, जो नेशनली सर्टिफाइड है, SGS लैब। अच्छा, वो लैब यहाँ पे काम कर रही है जिसमें ये मिनरल टेस्ट होते हैं, मिनरल टेस्टिंग होती है। ठीक, SGS ये बड़ी खुशाइन बात है कि ऑलरेडी हमारे पास ये टेस्टिंग लैब है। यहाँ टेस्टिंग लैब है, हमारे बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी मौजूद है। हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, FWO इटसेल्फ जो है उनके अपने एक रिसर्च विंग है। तो ये सर्टिफाइड लैब्स होती हैं, लैब में टेस्ट होता है। जब इनिशियली सरफेस, ये अभी हम बात करें सरफेस की, सरफेस में जब सैंपल्स मैचे टेस्ट आते हैं तो हम उस एरिया में जाके प्रॉपर जियोफिजिकल सर्वे करते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के लिए XRF करते हैं कि हम उसकी बॉडी को MRI स्कैन करेंगे, इस तरह अर्थ को स्कैन किया जाता है। ठीक है, जिसमें ग्रेविटी सर्वे और मैग्नेटिक सर्वे पूरे एरिया को, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके बाद सर्वेस किए जाते हैं, फिर हम करते हैं ड्रिलिंग, क्योंकि मादनियात होती है नीचे। ठीक है, जो चीज सरफेस पे पड़ी है उसके अंदर आपको पता, पहाड़ जब गिरते तो उसके अंदर मिट्टी भी शामिल है, वो रियल वैल्यू नहीं होती। तो हम फिर प्रॉपर ड्रिलिंग प्लान करते हैं। और अगर आपको मैं खाली रिकॉर्डिक के केस में बताऊं को 360 किलोमीटर ड्रिलिंग हुई है। अच्छा, छोटे छोटे 360 किलोमीटर ऐसे नीचे को, एक वैली, छोटे छोटे मतलब 200 मीटर के बोर्ड, 200 मीटर, तो 3,60,000 मीटर ड्रिलिंग हुई है। अच्छा, तो ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें बलूचिस्तान के पहाड़ों में उस टेक्नोलॉजी को लेके जा रहा है। क्योंकि देखिए ना, सॉरी हनान आपकी बात काट रहा हूँ, हम जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देखते हैं ना, तो हम 1 मिनट में कह देते हैं कि जी ते गल सुनी सी अजय तक, कल से रेवेन्यू आ जाएगा, कल से रेवेन्यू हमारे पास इसका इकोनॉमी में आने लग जाएगा और हमारे हालात बेहतर होंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने बताया कि 3,60,000 मीटर ड्रिलिंग हुई है। 3,60,000 मीटर ड्रिलिंग हुई है और उसको कितना वक्त दरकार होगा? ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। और इसी ड्रिलिंग के बेस पे बैरी गोल्ड ने अपनी फिजिबिलिटी, सेकंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की है, जिसके आपको मैंने फैक्ट्स बताए। तो ये इस माइनिंग देखें, जब आपने बिलियन, यानी कि सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र से 10 साल तक एक्सप्लोरेशन में लग जाते हैं। उस ड्रिलिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जुज़ है उसकी जियोकेमिकल टेस्टिंग, कि क्या वो जो उस पहाड़ में कॉपर है वो इतना इकोनॉमिकली वायबल है कि उसको माइन कर सकें। क्योंकि जब आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लग रही है तो ये वो साइकिल। उसके बाद फिर आते हैं रिसोर्स एंड रिजर्व मॉडल, जिसको सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग करते हैं। और उसमें आपको पता था जो ये टेक्नोलॉजी एक ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ हम काम कर रहे हैं, मैंने उनसे सीखा। अब हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को ये सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी दे रही है? नहीं, ये एक मेरी रिसर्च कोलैबोरेशन है एक ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ। ठीक है, उनसे मैंने एक टेक्नोलॉजी सीखी। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को उनके बिहाफ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी हम लोग लास्ट मंथ बलूचिस्तान गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को फ्री लाइसेंसेस दिए। वो $1.5 लाख का एक सॉफ्टवेयर है जो हमने 15 लाइसेंसेस फ्री दिए उन्हें। इसके बाद फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनती है। ठीक है, उस रिपोर्ट के बाद ये तय होता है कि माइनिंग में ये एरिया जो है ये फिजिबल है या नहीं है। तो ये इस देखिए मीडिया में तो एक आता है ना कि एक माइनिंग स्टार्ट होगी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल सेक्शन जिसमें जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के लोग हैं, पूरी एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है, तब जाके डिसाइड होता है। तो इसमें अगर आपको पाकिस्तान की तकनीकी का विषय बताऊं तो इसमें हमारे पास NRL और उसके पैरेलल FW और मीडो ये विंग है। इन्होंने वजीरिस्तान में बोया, मोहम्मद PMDC, GHPL, तो ये सारा PMPL, ये सारी ये सारी कंपनीज जो है, सैंडक मेटल लिमिटेड जो आपने सैंडक का सुना हुआ है, ठीक है, वो और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी माइन है दुदर की, ये चाइनीज के साथ मिलके PMDC ने लेड जिंक का बहुत बड़ा अंडरग्राउंड माइन है और एक इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड की माइन है। तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को आना है, लोग बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पाकिस्तान में। व्हाट वी नीड कि हमें एक, जब इस तरह के मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होते हैं, MOU साइन होते हैं, तो हमें फॉरेन कंट्री से सीखने का मौका मिलता है और यही इस वक्त की डिमांड है। ठीक हो गया। हनान साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारी जो मादनियात हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगी। इसका क्या मतलब है? क्या मादनियात जो निकलेंगी वो क्या हम अपने पास रख लेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, या ये मादनियात की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में बात की गई है? आप अक्सर पहले फवाद साहब सुना करते थे कि पाकिस्तान में मादनियात निकलती और हम सारी मादनियात बाहर भेज देते हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि जो भी मादनियात निकलेगी वो बाहर चली जाएगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का एक क्लियर मैसेज है, ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। होता ये है कि आप
चागी से मादनियात को निकाल रहे हैं, आप चागी से ट्रांसपोर्ट करके कासिम पोर्ट पे लेके आएंगे, यहाँ से शिप में रॉ ओर को बाहर भेजेंगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। तो जब आपके पास इतना भरा टनिज मटेरियल जाएगा और फिनिश प्रोडक्ट वापस इतना आएगा, तो आपकी एक्सपोर्टेशन से डबल कॉस्ट लग रही है ट्रांसपोर्टेशन पे। तो जो रेवेन्यू होगा ये एक बड़ा अच्छा है कि हम इन हाउस रिकॉर्डिंग के केस में भी जो इसकी प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये एक वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बहुत पीछे थे, और इस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ गई है, कोलिबरेशन से आ रही है, कोलिबरेशन अभी आ रही है। और इसके दो एग्जांपल, नहीं मतलब जो मादनियात है आप बाहर तो नहीं जाएंगे, नहीं हम फिनिश प्रोडक्ट भेजेंगे। हाँ, फिनिश करके भेजेंगे और कोई भी खरीद ले। हम अपनी जो बाकी मादनियात हैं जो 50% जो हमें मिलनी है, हम चाहें तो हम वो भी बेच सकते हैं। हाँ, नहीं उससे भी रेवेन्यू हमें आ सकता है। एमओयू में ये है कि हम फिनिश प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे। और उसमें एक अच्छी बात बताऊं, एफडब्ल्यूओ के एक माइन है वजीरिस्तान में, मोहम्मद खेल कॉपर प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि वो इसको इन हाउस ही हमारे जो चाइनीज कोलैबोरेटर है उनके साथ मिलकर हम उसको ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये बड़ी खुशाइन बात है। और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो पैगाम है, ये एक बड़ा खुशाइन है कि अब हम फ्यूचर में जो हमारी रॉ ओर है, क्योंकि रॉ ओर कितनी वैल्यू नहीं जो कि फिनिश प्रोडक्ट की है, तो फिनिश प्रोडक्ट अब पाकिस्तान में रिफाइन होगा। ठीक हो गया। अच्छा हनान साहब, ये बताएं कि मुस्तकबिल में इन मादनियात को जो है वो गवर्नमेंट कैसे लेके चलेगी? इसके ऊपर कोई पॉलिसी मुरतब की गई है कि नहीं की गई अभी तक, या आने वाले वक्त के साथ इसको डिसाइड किया जाएगा कि इन मामलात को कैसे देखना है? हाँ, पाकिस्तान में जो सेकंड मिनरल पॉलिसी थी 2013 का एक्ट था, ठीक है, जिसको 2024 में SIFC ने और डिफरेंट हमारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हार्मोनाइज किया। कुछ हर प्रोविंस की अपनी गुजारिशात भी होती हैं, उनके फैक्शन फिगर्स भी होते हैं, जिसको एक टेबल पे ले आए। तो ये जो अब नई मिनरल पॉलिसी हार्मोनाइज हुई है, बहुत बेनिफिशियरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए। ये जो एक रोल है गवर्नमेंट को अब ये करना चाहिए, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आ रही है, हमें क्या करना है कि अब हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को दोबारा एक्सप्लोर करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। देखें, होता ये है कि हम कहते हैं जी यहाँ पे वज़ीरिस्तान में या चित्राल में कॉपर के बहुत बड़ा डिपॉजिट है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं है। दुनिया में 2-3 स्टैंडर्ड चलते हैं। एक होता है JORC, जॉइंट और रिजर्व कमेटी, ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है। इसको जॉर्क हम लाइक आपने मिनरल निकाले, आपने उस स्टॉक एक्सचेंज में उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है अकॉर्डिंग टू जॉर्क स्टैंडर्ड। इस तरह कनाडा में NI 43-101 स्टैंडर्ड है। तो हमें इस स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना है और वो हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस में मादनी वसाइल है उसको हाईलाइट करना है, फिर उनके रिसोर्सेज डेवलप करने, और फिर हम बुलाएंगे की प्लेयर्स को, ओके यू कैन कम टू दिस पार्ट, आप इस मिनरल कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना रिसोर्स है। तो उनके लिए भी आसान, देखिए वो मार्केट स्टडी करके, ऐसा नहीं होता वैसे आ जाते हैं। और अगर कोई अब ये बात करे जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, जितने भी ये लोग आए हैं ये ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं, और ये बड़ा खुश आइन है कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स वो यहाँ पे आए हैं और वो उन्होंने MOU साइन किए हैं। ठीक। अच्छा हनान साहब, ये बताएं जो हमारा यंगस्टर है, एक बच्चा जब FA BA करके यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है, तो उसके लिए अब क्या स्कोप है? जब ये माइन एंड मिनरल्स की इंडस्ट्री एक प्रॉपर तरीके से इन एक्शन आ चुकी है, इस पर काम भी हो रहा है, फॉरेन कंपनीज भी आ रही हैं, हुकूमत भी इसके साथ कोऑपरेट कर रही है, तो ये इंडस्ट्री एक चल पड़ी, ज़ाहिर है इससे जॉब क्रिएट होंगी। तो उम्मीद है कि हमारे बाहर जो बच्चे बाहर यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं या उन्होंने जाके उधर एजुकेशन हासिल की है, उनको भी यहाँ पे अपना फ्यूचर अब नज़र आएगा। आप अपने यंगस्टर को क्या कहते हैं? क्या ये हौसला अफजा बात है उनके लिए, जो हमारे यंगस्टर हैं जो एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं, माहिर अर्जियात जैसे आप हैं? हाँ, इसमें बताता जो देखिए अभी इस वक्त पूरी दुनिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जीरो कार्बन इमिशन की बात हो रही है। हम जैसे सोलर के कंसेप्ट आ गए पिछले 3 सालों में, तो दिस इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस वक्त पाकिस्तान में जो मिनरल पोटेंशियल है पूरी दुनिया की तरह बूम कर, आपको बताता चलूँ चाइना, रशिया, US, ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं कि जो इनके क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो किस तरह के हैं। तो व्हाट वी रिकमेंड टू आवर स्टूडेंट्स के बाहर ज़रूर जाएं, हायर एजुकेशन पढ़ के टेक्नोलॉजी सीख के आएँ। और अभी आने वाले दौर में बहुत ये ब्रेन ड्रेन की जो पॉलिसी है दुनिया की, कि वो क्रीम को उठा लेते हैं और यहाँ पे जो है वो अपना राफसा मटेरियल बच जाता है हमारे, इसको किस तरह, इसको पॉलिसी को कैसे कट लगाया जाए? उसमें देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये वाकई फैक्टर था, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स कम थी और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर जॉब लेस होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट डिसऑन हो जाते हैं। तो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि व्हेन यू कैन नॉट फाइंड अ जॉब देन क्रिएट जॉब। ये मेरे पॉइंट सुनने, इफ़ यू कैन नॉट फाइंड अ जॉब देन क्रिएट जॉब, स्किल सीखें। फवाद साहब, अगला सारा दौर है स्किल का, तो स्किल सेट होना चाहिए जिसमें
इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जो नेवटेक का एक इनिशिएटिव है बहुत खुश आइन है कि स्टूडेंट जब ये सीखेंगे इनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स मैं अक्सर कहता हूँ कि बाहर ज़रूर जाओ, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सीख के आएँ और कम बैक टू योर कंट्री। इस वक्त तो मिनरल पोटेंशियल में बहुत बूम है और चीज़ें उसको सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन अभी मैंने जो देखा है कि ये जो 2 दिन का इवेंट हुआ 2023 में भी आई वाज पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो मिनरल समिट के नाम से हुआ था, तो एक बहुत ज़्यादा चेंज आया है। यानी कि एक नई राह खुलने जा रही है, बल्कि खुल चुकी है। और इसमें आप ये देखें कि एक दिन में कोई ये कीजिए कल जीडीपी कम हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन हमें पॉजिटिव बात ये करनी चाहिए कि एक पॉजिटिविटी आ रही है कि पहले शायद आप भी ना जानते हो कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम क्या है, बिल्कुल मादियत पढ़ते होते थे, लेकिन जिसको एक माशरत-ए-उलूम में पढ़ते थे ना, इतनी कवरेज मिली, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान, तो ये वो एक सेक्टर है जो कि अनटैप रहा है, अब इसको एक्सप्लोर होने जा रहे हैं। तो उसलिए मैं अक्सर पैगाम देता हूँ कि हमें फ्यूचर में जो है अपने एरिया को प्रोस्पेक्टिवली इसको एक्सप्लोर करना है, पॉजिटिव सोचना है और हमारे जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप करना है, उसको सीखना है। और उसी में बहुत से मतलब माइनिंग इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, ड्रिलर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं। इवन पूरी दुनिया में आपको बताऊं जो ड्रिलिंग है ना, ड्रिलिंग के वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब है पूरी दुनिया में, खासकर ऑफ शोर में। अच्छा, जो ड्रिलर जाता है सब सरफेस पानी के अंदर वो ड्रिल करता है, तो जिसको वेल्डर कहते हैं, उसकी रिस्क बहुत है, हाईली पेड जॉब है। तो हमें आगे सारा दौर है स्किल का, स्किल्स का डेवलप करना है, आईटी का दौर है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ हमने जाना है, जीरो कार्बन एमिशन है। तो पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे ऑस्ट्रेलिया को एसेट डिक्लेयर कर दिए कि वी आर क्रिटिकल मिनरल। यूएसजीएस ने, यूनाइटेड स्केल जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने 90 मिनरल्स को क्रिटिकल डिक्लेयर कर दिए। क्रिटिकल मिनरल्स में आपको बता दूं वो मिनरल्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स तो हम पढ़ते हैं 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, बीइंग अ केमिस्ट। लेकिन ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो चीज़ें बन रही हैं, हमारी आईटी के शोबे में, हमारी जो मिसाइल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये सारा दौर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का, और दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। अच्छा हनान, ये बताएं कि जो कोयले के ज़खायर हैं हमारे, कोयल के इतने अरब डॉलर का कोयला हमारे पास पड़ा है, ये ज़खायर जो हैं पाकिस्तान में कहाँ पे पड़े हैं? बलूचिस्तान में है ये? हाँ, पाकिस्तान में 3 जगहों पे कोयला पड़ा हुआ है। एक हमारा कोयला है जो ये चकवाल के पास है, जिसको हम कहते हैं पटवार का कोयला, सॉल्ट रेंज में। ठीक है। यहाँ पे जो कोयला है ये थोड़ा सा लो ग्रेड है और यहाँ पे बहुत पुरानी माइन, यानी कि चकवाल के साथ ही ख्योड़ा माइन भी है, ये आपस में मतलब करीब है। तो वो ये होता है कि जियोलॉजी में जो लेयर्स होते हैं, सॉल्ट नीचे वाली लेयर में है, कोयला हमारे पास जो ऊपर वाले लाइमस्टोन्स हैं वो एक सॉल्ट रेंज भी आती है। जब मोटरवे पे हम जाते हैं तो नीचे सड़क वाइट हुई होती है, सड़क जो है, सड़क है वो बेसिकली सॉल्ट की वजह से है। वो सेंट्रल सॉल्ट, ये तकरीबन 180 किलोमीटर लॉन्ग पट्टी है, जेहलम से स्टार्ट होती है और कालाबाग, मियाँ वाली से कालाबाग तक 185 किलोमीटर लॉन्ग जो है ना चौड़ाई में, ये एक पूरी सॉल्ट रेंज है। तो यहाँ पे कोयले के ज़खायर हैं, इन पे काम हो रहा है, इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कोयला हमारा निकाला जा रहा है। मकड़वाल कोल फील्ड आप देखें, 100 साल के करीब हो गए, गौरव ने माइंस लगाई थी, बड़ा अच्छी क्वालिटी का कोल है। इस तरह खुशाब में जो हमारा कोल है वो बड़ा अच्छा कोल है। इस तरह थर कोल जो कमर्शियल, कोयटा में दुकी में बड़ा अच्छा कोल है, चामलोंग कोल माइन। फिर ये हमारे पास जो कोहाट के साथ निकलता है दरादम खेल का कोल, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का कोल है। जो थर कोल का बताता चाहूँ कि थर कोल में एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसमें ये है कि वो कोयला बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन कोयले के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सरफेस के ऊपर है डेजर्ट, ठीक है, क्योंकि रशिया बहुत आगे था कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट में, तो हम हर एरिया को बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है। तो इसमें सिंध एंग्रो का बड़ा रोल है, उन्होंने वो एक ओपन पेट कोल की फर्स्ट स्ट्रिप माइन लगाई और वो कोयले को वहाँ से निकाल रहे हैं और उस कोयले को हम पावर प्लांट्स की जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हनान, अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ईवी चार्ज कार आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसे हम बोलते हैं। तो पहले दुनिया जो थी वो पेट्रोल पे इंहिसार कर रही थी, तो उसका बूम रहा, दो सदियां या एक सदी जो है वो पेट्रोल ही निकल रहा है और हमें नज़र नहीं आता था कि इसके सिवा अब चारा नहीं है, प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। तो अब ये बताएं कि ये जो हम पेट्रोल बाहर से, मेरे ख्याल है 60% हम बाहर से ख़रीद रहे हैं और 40 या 30% हमारा पेट्रोल जो है वो यहाँ से निकल रहा है। तो इसके भी और पाकिस्तान में ये भी एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे ड्रिलिंग की जाए, एक्सप्लोरेशन की जाए, तो पेट्रोल भी और निकल सकता है। आप आजकल सुन रहे हैं वज़ीरिस्तान में पेट्रोल निकल रहा है,
अच्छा, निकल रहा है वहाँ निकल से? है वजीरिस्तान में? वजीरिस्तान में ये माड़ी एनर्जी के वेल्स हैं, इसमें इनिशियली एक आयरिश कंपनी थी टल ऑयल, उनके ब्लॉक से फिर एमओएल कंपनी ने काम किया, माड़ी एनर्जी, ओजीडीसीएल निकल रहा है। तेल और गैस के ज़खायर हैं, लेकिन कुछ एरिया में सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन आगे आने वाला जो दौर है उसमें आपको बताता चलूं कि हमने अपने अनटैप रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ठीक है। जिसमें जो लिथियम की मैंने एक एग्जांपल हाँ जी, कोट की थी। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे लेटेस्ट काम है वो हाइड्रोजन प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है। ये बैटरी लिथियम से भी स्ट्रॉन्ग है, तो अब फ्यूचर में गवर्नमेंट को इन एरियाज को ढूंढना है। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। मेरे साथ आज के मेहमान मौजूद थे अब्दुल हनान साहब, जो कि माहिर अर्जियात हैं और सरगोदा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं। हमने आज पाकिस्तान के मादनी वसाइल के ऊपर बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेहमान अब्दुल हनान और अपने मेज़बान फवाद मुनीर मुगल एडवोकेट को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।